शुरू करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते चेहरों को लुबना खान का प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to class 11 zoology. As you know, we are studying cell biology, and till now we have covered quite a deal in cell biology, and in my last lecture we were discussing about the compartmentalization of cell. So in this class I'll be taking you forward through the journey of compartmentalization of cell, but before that let me tell you something about COVID appropriate behavior. आप सब जानते हैं कि इस टाइम हम एक पेंडेमिक के थ्रू जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक नया नॉर्मल बन गया है और उस नए नॉर्मल में कुछ नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे जब भी आप बाहर जाएंगे आप मास्क लगाएंगे, आप एटलीस्ट दूसरे इंसान से 2 फीट की डिस्टेंस रखेंगे और जहां जहां पॉसिबल हो जाए फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस को छूने के बाद आप हाथ धोएंगे। अगर हाथ धोना पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे और कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा तभी आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अब फ्रॉम 18 प्लस ईयर्स से वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो आप सब अपने आप को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो बाय नाउ आपको पता है, क्योंकि हम अब लगभग 2 सालों से पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, जो सारी बातें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आती हैं, मैं उम्मीद करती हूं आप सब बच्चे उन बातों को फॉलो करेंगे। और जो भी आप में से वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो खुद को वैक्सीन कराएंगे और आपके जो घर में पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, उनको भी आप मोटिवेट करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नाउ लेट्स कम बैक to our topic, that is compartmentalization of cell. जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूं that cell functions as a unique compartment. सेल एक कंपार्टमेंट, एक चेंबर की तरह काम करती है। Every cell is bound by this wonderful, by this mesmerizing membrane जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। हम सब जानते हैं, आपने सेल को पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ा है। हम सब ये इस स्टेज पे आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको पता होता है दैट सेल इज बाउंड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल मेम्ब्रेन, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये खास मेम्ब्रेन है क्योंकि ये बड़ा ही सिलेक्टिव अपने फंक्शन में है, सिर्फ खास चीजों को अंदर आने देता है और खास चीजों को बाहर जाने देता है। तो इसी प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल फंक्शंस एज अ कंपार्टमेंट, एक चेंबर एक कंपार्टमेंट की तरह काम करती है और इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल, क्योंकि इसी कंपार्टमेंट के अंदर सेल की दुनिया बसती है। इसी में सेल के सारे ऑर्गेनेलीज रहते हैं, इसी में साइटोप्लाज्म होता है, इसी कंपार्टमेंट में न्यूक्लियस होता है। यानी सेल की जो जिंदगी है वो इसी कंपार्टमेंट के अंदर चलती है। लिहाजा ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ये सेल की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नाउ ये बात तो आप समझ चुके कि सेल में एक यूनिक कंपार्टमेंटलाइजेशन है, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दैट दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। अब ये कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों सेल के लिए जरूरी है, इसको समझना भी हमारे लिए काफी जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे जाएं, आपको ये बात समझनी होगी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल एक यूनिक कंपार्टमेंट की तरह काम नहीं कर पाती। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल इज इंपॉर्टेंट, इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। यानी सेल के जिंदा रहने में, सेल की जिंदा होने का जो वजूद है, शायद इट इज एट्रीब्यूटेड टू कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से रोल है, आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले होल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, होल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नाउ यू नो दैट जो सेल के अंदर जो भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जितनी भी चीजें हैं, इफ दिस इज द सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर सेल की जितनी सारी चीजें आती हैं, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अपनी जगह रखना, इसको डिफ्यूज नहीं होने देना इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, ये किसका काम है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक कंपार्टमेंट की तरह होल्ड करता है, एक चेंबर की तरह होल्ड करता है, और इसी चेंबर के अंदर सेल का प्रोटोप्लाज्म रहता है। सो दैट इज व्हाई कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल इज necessary for holding of protoplasm. And why is holding of protoplasm very necessary? क्यों प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहना चाहिए, क्यों ये बाहर नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म डिफ्यूज हो गया, बाहर चला गया इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, सेल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी, सेल के अंदर का अपना मीडियम, अपना जो वो कहते हैं होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा जो फंक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशन of the cell hai, that is holding of protoplasm. Then the second most important function of this compartmentalization is separation. Separation from extracellular medium. Separation from extracellular medium. सेल के जो अंदर का अपना मीडियम है, सेल के जो अंदर का अपना निजाम है, ये सेल का अपना इंट्रासेल्यूलर मीडियम है, सेल के अंदर का मीडियम है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम है कि सेल के अंदर जो भी ये अंदर से है, जो इसके अपने अंदर का मीडियम है, उसको बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से सेपरेट करे। यानी ये जो कुछ भी बाहर है, इसको अंदर वाली चीजों से सेपरेट करना, ये भी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल का ही रोल है। क्योंकि जब तक ये एक चेंबर की तरह काम नहीं करता, जिसमें बहुत बड़ा रोल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, जो इसको इंटैक्ट नहीं रखता, एक चेंबर की तरह नहीं रखता, तब तक ये मुमकिन नहीं था कि सेल के जो अंदर अपना निजाम है, उसको सेपरेट किया जाए फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम। नाउ अगेन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना है? क्यों सेल के जो अंदर है, जो इसका अपना इंट्रासेल्यूलर मीडियम है, उसको क्यों सेपरेट करना है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम? द आंसर इज वेरी स्ट्रेट। आखिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम हैज अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम की बात करेंगे, इट हैज अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड एरे। इसके अंदर बाहर जो होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े ही डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन as compared to the intracellular of the medium of the cell, which is a hub of regulated chemical activities। जो सेल का इंट्रासेल्यूलर मीडियम होता है, वो ऐसे नहीं होता है, खुला नहीं होता है, वहां रेगुलेटेड केमिकल एक्टिविटीज होती है। मॉलिक्यूल्स बाज़ाबिता एक प्रॉपर अरे में होते हैं, बाकायदा वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, विच आर रेगुलेटेड, विच आर कंट्रोल्ड। कोई डिसअरेड चीज वहां पे नहीं होती है। यानी सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में कोई एक मुकम्मल निजाम नहीं होता, ऑर्गेनाइज निजाम नहीं होता, जिसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और सेल के अंदर अगर हम देखेंगे, काफी डिसिप्लिन निजाम होता है, चीजें कायदे से चल रही होती हैं, रेगुलेटेड रिएक्शंस चल रही होती हैं। आई हैव टोल्ड यू द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल हैज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। दे आर वेरी रेगुलेटेड। ये डायरेक्टेड होता है कब किस रिएक्शन को होना है। डिसऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं होता है। तो लिहाजा जो अंदर का ये डिसिप्लिन है, ये मेंटेन रहना चाहिए। ये जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में फ्रीडम में चीजें हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड एरे में मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे ये चीजें सेपरेट होनी चाहिए, वरना सेल अपनी वो जो एक रेगुलेटेड आइडेंटिटी है खो देगी। तो अंदर के डिसिप्लिन एरिया को अलग से रखना, मेंटेन रखना और बचाना, जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में डिसऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उससे बचाए रखना, ये बच्चों किसका काम है? दिस इज अगेन ड्यू टू द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। तो आपने यहां पे क्लियरली देखा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल कुछ खास काम करती है, जिसका सेल की जिंदगी के लिए होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने दो पढ़े, होल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेपरेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम। देन अगेन कुछ सेल्स को
कुछ चीजें एक्यूमुलेट करनी पड़ती हैं, कुछ सेल्स को कुछ चीजें एक्यूमुलेट करनी पड़ती हैं। एक्यूमुलेट इन द सेंस कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन उन चीजों की एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में होती है, उससे कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनको सेल के अंदर मेंटेन रखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। अगेन इस एक्यूमुलेशन में जो सेल की कंपार्टमेंटलाइजेशन है, या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है, जिसकी वजह से सेल एक कंपार्टमेंट की तरह काम करती है, इस एक्यूमुलेशन में भी इसी कंपार्टमेंटलाइजेशन का रोल है। जब तक सेल एक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगी, ये अपने अंदर किसी भी चीज को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी। बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं, जैसे हम बात करेंगे एसिडिया की। एसिडियन सेल्स जो होती हैं, एक ट्यूनिकेट है एसिडिया, ट्यूनिकेट एसिडिया है एक, इसकी सेल्स जो होती हैं ये अपने अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से एक एलिमेंट लेती हैं जिसे हम वेनेडियम की कहते हैं, वेनेडियम, VANADIUM। ये अपने अंदर इसमें खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ग्रीन कॉर्पुसल्स या वेनाडोसाइट्स कहते हैं। दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ग्रीन कॉर्पुसल्स और वेनाडोसाइट्स। इन्हीं एसिडिया में ये वेनाडोसाइट्स पाई जाती हैं और ये अपने में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से बहुत हाई कंसंट्रेशन में वेनेडियम को एक्यूमुलेट करती हैं। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस सेल बिहेव्स एज अ सेपरेट चैम्बर, एज अ कंपार्टमेंट, जिसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से डायरेक्टली कोई नाता नहीं है, बिकॉज बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसको सेपरेट कर रहा है उससे, और अपने अंदर ये जिस चीज की भी कॉन्सेंट्रेशन चाहे, जिस चीज की भी चाहे एक्यूमुलेशन को बढ़ा सकती है। सो अगेन जो एक्यूमुलेशन सेल्स में पॉसिबल है, बहुत सारी सेल्स में हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन का फिनोमेना होता है। दिस एक्यूमुलेशन फिनोमेना इज अगेन पॉसिबल ड्यू टू द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। देन another important function of this compartmentalization of cell is recognition. ये सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है। सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीशी की सेल है, ये दूसरी स्पीशी की सेल है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन। सो another important function of this compartmentalization is recognition of cells. तो सेल्स की जो सरफेस होती है, विच आई अगेन से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका कि एक अहम रोल है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल में, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खास चीजों से बने होते हैं और जो सेल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, जो सेल की पहचान बन जाते हैं। जी हाँ, ये सेल इस स्पीशी की है, ये सेल इस स्पीशी की है। वरना सेल को पहचान कौन देगा? हम पहचान कैसे पाएंगे ये फलाना स्पीशी की सेल है, ये फलाना स्पीशी की सेल है? सो अगेन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को आइडेंटिफाई करने में स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। ये चीजें जो कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं और ये सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। तो अगेन अगर एक सेल एक कंपार्टमेंट की तरह नहीं होती, सेल में ये स्पेसिफिक कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, शायद सेल्स को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं होता। नाउ इसमें आपके पास मिसाल है, साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पीशीज की सेल्स को मिक्स किया, देन आफ्टर सर्टेन गैप ऑफ टाइम, ये हायर लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग स्पीशीज की सेल्स को मिक्स कर दिया और फिर कुछ टाइम के बाद ये सारी स्पीशीज की सेल सेपरेट हो गई, अलग हो गई। नाउ हम कैसे पहचान पाए स्पीशीज वाइज ये सेपरेट जब हो गई? इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट वर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प्ड इन रिकॉग्निशन दैट दिस सेल बिलोंग टू अ डिफरेंट स्पीशी, दिस सेल बिलोंग टू अ डिफरेंट स्पीशीज। अदरवाइज सारी सेल्स एक ही जैसी होती हैं स्ट्रक्चर में। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि आउटलाइन अगर हम बेसिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे वो सब सेल्स का एक जैसा होता है। तो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन किसकी मदद से होगी? तो अगेन उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल का ही रोल है। देन नॉट ओनली इन दैट, again compartmentalization of cell has a very important function, that is it helps in forming plasma bridges. It helps in forming plasma bridges. Now what are plasma bridges? You must have read कि सेल्स जो होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। हर कोई सेल अकेले नहीं फंक्शन करती। अगर एक सेल एक पर्टिकुलर टिश्यू का हिस्सा है, मान लीजिए
ये चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, आप प्लांट टिश्यू की बात कीजिए, एनिमल टिश्यू की बात कीजिए, यू नो दैट अ टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स। अगर हम एक प्लांट टिश्यू की बात करेंगे या एक एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं। सो इफ आई से दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल एंड दिस सेल हैज मेनी सेल्स इन द नेबरहुड, ऐसा कहा जाता है कि ये सेल जो है या ये सेल जो है, ये सेल जो है, दीज आर कंटिन्यूअसली कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। सेल्स जो होती हैं कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करती हैं। दैट मीन्स बाय कम्युनिकेशन हियर वी मीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहता है बिटवीन द सेल्स। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? अगेन इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन का रोल है। किस तरीके से? आई टोल्ड यू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल है, इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं, जंक्शंस होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं। यानी इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जंक्शंस होंगे, कनेक्शंस होंगे, जिन्हें हम प्लाज्मा ब्रिजेस कहते हैं। और इन्हीं प्लाज्मा ब्रिजेस के थ्रू सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इन्हीं प्लाज्मा ब्रिजेस को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं इन द प्लांट सेल्स एंड गैप जंक्शंस कहते हैं एनिमल सेल्स में। यानी प्लाज्मा ब्रिजेस आर नथिंग but these are junctions, these are connections between the plasma membranes of the cells which help in communication between the cells. तो again अगर सेल एक कंपार्टमेंट की तरह नहीं होती तो शायद ये जो हम गैप जंक्शंस की बात करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, शायद ये बनना मुमकिन नहीं होता। तो जहां तक प्लाज्मा ब्रिजेस की बात है जो कि बहुत जरूरी है सेल्स के लिए, क्यों जरूरी है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द कंटिन्यूटी बिटवीन डिफरेंट सेल्स, और वो प्लाज्मा ब्रिजेस भी इनके बनने में भी कंपार्टमेंटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। यहां पे जो बात आप याद रखेंगे वो बात ये है कि इन प्लाज्मा ब्रिजेस को हम प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और एनिमल सेल्स में हम इनको गैप जंक्शंस कहते हैं। इनको हम आगे सेल बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा ब्रिजेस कैसे बनते हैं, क्या स्पेसिफिक काम होते हैं, गैप जंक्शंस कैसे बनते हैं, क्या स्पेसिफिक काम होते हैं। लेकिन यहां में आप ब्रीफ में याद रखेंगे कि प्लाज्मा ब्रिजेस जो होते हैं दे आर अगेन पॉसिबल ड्यू टू द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कम्युनिकेशन का काम है, जो सेल को कम्युनिकेट करना है। नाउ यहां सवाल यह है कि सेल को किसके साथ कम्युनिकेट करना है। देखिए 5 चीजें हमने लिख ली कि जिनका रोल है कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से जो पॉसिबल है। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन। सेल को कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है। किसके साथ कम्युनिकेट करना है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम के साथ। नाउ क्यों कम्युनिकेट करना है? आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ा है, वेस्ट को बाहर भेजना है। सेल के अंदर अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारे वेस्ट बने हुए होते हैं, उन वेस्ट को बाहर भेजना है। सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती है, उनके लिए सेल को रॉ मटेरियल एक्वायर करना है। ये सारा इसको कहां से करना है? ये इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम से करना है। तो सेल को कॉन्स्टेंटली एक राबिता रखना है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम के साथ। नाउ ये राबिते की पैसेज, ये चैनल, ये रास्ता क्या है? ये रास्ता अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब तक सेल एक कंपार्टमेंट की तरह नहीं होती, जिस कंपार्टमेंट का दरवाजा या जिस कंपार्टमेंट का लिमिटिंग लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो शायद सेल में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सो अगेन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल की वजह से ही सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम के साथ कम्युनिकेट कर पाती है। So dear students, this was about compartmentalization of cell. So every cell, I repeat, बहुत briefly मैं इसको repeat करूंगी। हर किसी सेल के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है which is a selectively permeable membrane, और इस selectively permeable membrane, इस limiting membrane की वजह से, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, हर कोई सेल एक यूनिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव करती है, एक चेंबर की तरह बिहेव करती है, और इसे हम कहते हैं compartmentalization of cell. Then I said that compartmentalization of cell is very very important for the life of the cell, क्योंकि compartmentalization of the cell की वजह से ही सेल बहुत सारी चीजें कर पाती हैं, जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिखी हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें हैं, होल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच आई एक्सप्लेन कि कितना जरूरी है प्रोटोप्लाज्म को अपनी जगह रखना।
ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, तो दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल. देन अगेन सेपरेशन ऑफ फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम को इंट्रासेल्यूलर मीडियम से सेपरेट करना, दिस इज अगेन द जॉब ऑफ द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल. देन एक्यूमुलेशन जो कुछ खास सेल्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको ट्यूनिकेट एसिडिया में वेनिडोसाइट्स की एग्जांपल दी, दिस इज अगेन पॉसिबल ड्यू टू द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल. देन रिकॉग्निशन ऑफ द सेल, इसमें भी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल का रोल है. देन प्लाज्मा ब्रिजेस, इट इज अगेन expression of compartmentalization of cell. Then communication is again an expression of compartmentalization of cell. So dear students, here we have understood what is compartmentalization of cell and why is it very important. Now, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखा, आप इसको या समझाया, आप इसको एक 5 नंबर के सवाल के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन ये सवाल 3 नंबर के लिए आता है. तो अगर ये सवाल आपको 3 नंबर के लिए आएगा, बेशक आप कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल को अच्छे डिटेल में समझाएंगे, और जो ये बाकी मैंने आपको बताया है हाउ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द सेल, इसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. सो we have understood compartmentalization of the cell. We have understood these 6 things that are due to the compartmentalization of cell. Now let us discuss something about, ये तो सेल एज अ होल कंपार्टमेंट की बात हो गई, लेकिन जितना आपने क्लास 9th में सेल को पढ़ा है या क्लास 10th के थ्रू भी आपका विजन खुल चुका होता है सेल के बारे में, बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि सेल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स होते हैं. नाउ व्हाट आर दोस कंपार्टमेंट्स? दे आर नथिंग बट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर जो अपने ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिन्हें हम सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज कहते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक कंपार्टमेंट्स. यानी अगर सेल खुद एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे कि हम इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं. तो आइए हम इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. सेल के अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, बहुत जरूरी है ये सवाल, आप इसको ध्यान से देखें. इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन जैसा नाम से ही पता चल जाता है, सेल के अंदर की कंपार्टमेंटलाइजेशन. पहले तो मैंने आपको यह बात अभी तक समझाई कि सेल खुद एक कंपार्टमेंट, एक चेंबर की तरह है. नाउ मैं आपको यह बता रही हूं कि इस बड़े कंपार्टमेंट के अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन. क्या हर किस्म की सेल में आपको इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखेगी? अगर दिखेगी, क्या ये सिस्टम एक जैसे होंगे या अलग अलग सेल्स के लिए ये अलग अलग टाइप्स के होंगे? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा हम क्लास 9th में वापस आ जाएंगे. आपने बाय नाउ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होती है. आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दोज सेल्स व्हिच हैव अ पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, दैट मींस न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, काफी प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनमें होता है. व्हाइल एज यूकैरियोटिक सेल्स और दोज सेल्स व्हिच हैव अ हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस, काफी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है व्हिच इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं दिखती हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दिखती हैं. तो थोड़ा सा रिकैप मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का क्लास 9th लेवल का आपको वापस करवा दिया, जो आपको अभी तक पता है. नाउ इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन हमें इन्हीं 2 सेल्स को सामने रख के समझनी पड़ेगी. नाउ जहां तक हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, जिनमें आपको पता होता है दैट देयर इज ओनली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहेंगे, एक सेल मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, देयर इज ओनली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली आपको साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड डीएनए मिलेगा. यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, यहां पे जेनेटिक मटेरियल आपको डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म मिलेगा, जिसे कि हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं. वी कॉल इट अ न्यूक्लियोइड और अ जीनोफोर.
और इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सेल्स में कैसी कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, कैसी इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी? देखिए यहां पे आपको एक ही लिमिटिंग मेम्ब्रेन दिखेगा, एक ही एनवलप दिखेगा, विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर और कोई खाना नहीं है, और कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जिसके इर्द गिर्द अपना मेम्ब्रेन होगा। यहां तक कि जो न्यूक्लियस है वो भी प्रिमिटिव है, उसके इर्द गिर्द भी अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के इर्द गिर्द हमें ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें एक ही चेंबर होता है, इनमें एक ही एनवलप होता है, और वो है दिस वन, दिस इंटीरियर एनवलप, एंड इट इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिहाजा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलती है, इसको हम कहते हैं वन एनवलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज, सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, so in prokaryotic cells you only have one chamber, you only have one compartment which is surrounded by the plasma membrane। इसके अंदर और कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जिसके इर्द गिर्द अपना कोई मेम्ब्रेन होता और आपको लगता है ये एक बड़ा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर और कंपार्टमेंट्स हैं। ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है प्रोकैरियोटिक सेल जिसके इर्द गिर्द एक ही एनवलप है, इट इज अ सिंगल कंपार्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हम कहते हैं इट इज वन एनवलप सिस्टम। वन एनवलप सिस्टम, पूरे सेल के इर्द गिर्द एक ही एनवलप होता है जो कि इसका अपना सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसका अपना प्लाज्मा लेमा है। तो अगर हम इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है? वन एनवलप सिस्टम। सो व्हेन आई यूज द टर्म वन एनवलप सिस्टम, आपको समझ जाना है कि इस सेल में सिर्फ बाहर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर से इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, कोई भी दूसरा एनवलप नहीं है, कोई भी दूसरा कंपार्टमेंट नहीं हो है। सो आगे से जब हम टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे विल बी स्पेसिफिक। हम ऐसे बोलेंगे द सेल हैज एन वन एनवलप सिस्टम, तो आपको समझ जाना है इसमें एक ही कंपार्टमेंट है, अंदर से दूसरा कोई कंपार्टमेंट नहीं है। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन हम कितने एनवलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? इसमें सिंगल या वन एनवलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यही बात अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के लिए कहेंगे, जो कि आपने अभी तक पढ़ी है। दीज आर वेल डेवलप्ड सेल्स, वेल डेवलप्ड इन द सेंस कि जब हम इन सेल्स के बारे में बात करते हैं, इनके बाहर एक तो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, देन अंदर से न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब जरा इसको आप गौर से देखिए, एक तो ये कंपार्टमेंट, पूरा कंपार्टमेंट जिसके इर्द गिर्द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर देखिए दूसरा कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के अंदर एक और कंपार्टमेंट, कौन सा कंपार्टमेंट? न्यूक्लियस वाला, जिसके इर्द गिर्द अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आप ऐसा मानिए एक कंपार्टमेंट, उसके अंदर दूसरा कंपार्टमेंट। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, एक कंपार्टमेंट के अंदर दूसरा कंपार्टमेंट है, यानी इसमें इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो कि हमें यहां देखने को नहीं मिली। सो इन अ प्रोकैरियोटिक सेल यू विल फाइंड टू कंपार्टमेंट्स, अ कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। कैसे? एक तो आप देखिए ये एक चेंबर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फिर इसी चेंबर के अंदर मानिए एक और चेंबर जो कि न्यूक्लियस की दुनिया है, जिसके इर्द गिर्द अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। So here you see the intracellular compartmentalization। लेकिन इसके बगैर इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेंगे जिनके इर्द गिर्द अपने मेम्ब्रेन्स होंगे, जिनके इर्द गिर्द अपने मेम्ब्रेन्स होंगे। जरा अब बताइए इस सेल में कितने एनवलप हैं? एक एनवलप तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कहां है, जो सेल के इर्द गिर्द है। एक एनवलप तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो पूरे सेल के इर्द गिर्द है। एंड देन फिर कौन से एनवलप है? फिर देखिए ये एनवलप्स हैं जो कि सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द हैं। तो अब जरा मुझे बताइए, अगर ये वन एनवलप या सिंगल एनवलप सिस्टम है तो ये कितने एनवलप सिस्टम है? दिस इज अ डबल एनवलप सिस्टम। एक एनवलप जो सेल के अंदर, सेल के बाहर से है, विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरे छोटे छोटे एनवलप्स जो कहां पे हैं, जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप यूकैरियोटिक सेल्स में कितने एनवलप सिस्टम देखते हैं? डबल एनवलप system। यानी in the eukaryotic cell there is intracellular compartmentalization and there is a double envelope system
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। सो देखिए, on the basis of compartmentalization we have a system in cells, we have a level of organization in cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको एक ही कंपार्टमेंट मिलेगा, लिहाजा उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एनवेलप सिस्टम है। लेकिन जहां तक आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे वहां पे आपको डबल कंपार्टमेंट मिलेगा, और ऐसी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? डबल एनवेलप सिस्टम। एक एनवेलप वो जो आपको कहां मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर, और दूसरे एनवेलप कौन से? वो एनवेलप जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द हैं। सो सच अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डबल एनवेलप सिस्टम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दैट wraps up the compartmentalization of cell। तो यहां पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल कि क्या है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल, क्यों जरूरी है, देन व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। और इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन को पढ़ते पढ़ते नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वन एनवेलप सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव डबल एनवेलप सिस्टम। नाउ एक और बात, आज आपके जो ये स्टोर हाउस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उस कॉन्सेप्ट में एक और इजाफा हो गया। आज से आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को सिंगल एनवेलप या वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनको डबल एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। किसके बेस पे कहेंगे? अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। नाउ यहां पे बच्चों हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए, जो मैं बार बार तब से टर्म्स इस्तेमाल कर रही हूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, चलिए अब हम सेल्स, इन्हीं दो सेल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू हैव एन आइडिया। सो बिफोर आई प्रोसीड, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको सेल के अंदर की दुनिया दिखा दूं, मैं आपको पहले ही बताऊंगी कि हमें सेल में जाना है, सेल के मकान में जाना है, लेकिन ये मकान दो किस्म के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का है, एक यूकैरियोटिक सेल का है। इससे पहले कि हम इस मकान के अंदर जाएं, इसके कमरों को समझें, इसके कमरों की बनावट को समझें, आपको ये ज़हन नशीन करा दूं कि हम दो किस्म के मकान देखेंगे, दो टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल and another is known as eukaryotic cell। ये टर्म्स आपके लिए नई नहीं है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी है, समझी है। सो दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव स्टडीड देम इन क्लास 9th एंड हेयर इन दिस क्लास यू विल हैव अ रिकैप ऑफ दिस, और रिकैप के साथ साथ हम अपने विजन को वाइड करेंगे, बड़ा करेंगे, ताकि जब हम आगे सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे, वो समझना, वो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक बोथ ऑफ दीज सेल्स टुगेदर। हम इनको अलग अलग ना पढ़ते हुए एक कंपैरेटिव अकाउंट में पढ़ेंगे, ताकि आप दोनों मकानों को साइमल्टेनियसली देख लें और आपको साथ साथ ये भी समझ आ जाए कि फर्क क्या है, दोनों मकानों में फर्क क्या है। नाउ क्लास 9th में ही बच्चों आपने ये पढ़ा है that this term prokaryotic is derived from two words, pro and carrion, pro and carrion, pro, this first word pro and the second is carrion. Now what is pro? Pro means poorly developed and carrion means nucleus. So नाम से ही पता चलता है prokaryotic cells are those cells which have a poorly developed न्यूक्लियस। ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है। सो आई यूज अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज पुअरली डेवलप्ड, दैट इज पुअरली डेवलप्ड। नाउ ये पुअरली डेवलप्ड से क्या मुराद है? What do I actually mean by poorly developed? When I say poorly developed, मेरे कहने का मतलब है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, यानी ये न्यूक्लियस ऐसा नहीं है जिसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपके पास अभी तक जो न्यूक्लियस की पिक्चर है वो इस तरीके की है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है,
लेकिन जहां तक इन सेल्स की बात है, इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, बल्कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। यानी they possess a poorly developed nucleus in the sense that the nucleus lacks nuclear membrane. इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट लाइज डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, जो कि हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो यहां पे डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रही हूं वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है, और ये नाम से ही हमें पता चल जाता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज प्रो एंड अदर इज कैरियन। प्रो मींस पुअरली डेवलप्ड एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। सो पहला पॉइंट जो आपने इन सेल्स के बारे में समझ लिया, दैट इज दीज सेल्स पोजेस अ पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस। नाउ कमिंग टू द यूकैरियोटिक सेल्स, अगेन यू एंड कैरियन। सो कैरियन इज अगेन न्यूक्लियस, यू इज व्हाट? U is well defined, good, एक अच्छा न्यूक्लियस, एक well defined nucleus. Now what do I actually mean by a well defined nucleus? Well defined nucleus means proper nucleus, जिसके इर्द गिर्द अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इन सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म में नहीं है, इट इज लिमिटेड बाय दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट है, इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोई भी साइटोप्लाज्म के साथ नहीं है। सो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और जहां तक इन सेल्स का सवाल है, इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो बच्चों, हम दो सेल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंपैरेटिव अकाउंट में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को। तो मैं आपको यहां पे समझा रही हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे नाम से ही पता चल जाता है, टर्म से ही पता चल जाता है, these are those cells which possess a poorly developed nucleus, and eukaryotic cells are those cells which possess a well developed nucleus. तो ये इनकी पहली पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन रहेगी। तो आइए दूसरी की तरफ चलते हैं। नाउ साइज, साइज क्या फर्क है साइज में दोनों सेल्स के? जी हां, बिल्कुल इनमें फर्क है। ये कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, ये बड़ी होती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप क्या सामने रखिए, इसमें आप बैक्टीरियल सेल को सामने रख दीजिए, इनमें आप प्लांट और एनिमल सेल्स को सामने रख लीजिए। नाउ ये जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल। कितना स्मॉल है? 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स। So it's a small size, it is not a big size. ऐसी cells generally small होती हैं from 0.1 to 5 micrometers. तो एक बैक्टीरियल सेल को सामने रखिए। So I am saying prokaryotic cells are very small in size, generally between 0.1 to 5 micrometers. Now coming to the size of the eukaryotic cells, these are comparatively big. किससे बड़ी? इससे बड़ी। क्या है इनका साइज? 5 micrometers to 100 माइक्रोमीटर्स, यानी खासी बड़ी है, इनसे तो काफी बड़ी है। ओवरऑल सेल्स तो होती ही छोटी हैं, लेकिन इन दो के बीच में जब कंपैरिजन कीजिएगा, ये सेल्स छोटी होती है। किस रेंज में होती है? 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स। और जब इन सेल्स की बात करते हैं, दीज सेल्स आर कंपैरेटिवली बिग। किस साइज में पाई जाती है? 5 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। तो साइज भी दोनों सेल्स का वेरी करता है। तो दो चीजें हमने समझ ली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच की डिफरेंस के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं। सेल वॉल, यू नो कि कुछ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एनवलप, एक और लेयर होता है, जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल कुछ सेल्स में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। नाउ अगेन सेम इज द केस हियर। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मिलता है और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और कुछ में नहीं मिलता है। नाउ जो इन सेल्स में सेल वॉल होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल प्रेजेंट इन दीज सेल्स। यानी
ये जो दो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों में अगर सेल वॉल देखने को मिलेगा, अगर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल भी आप एनालाइज करेंगे, दोनों सेल वॉल डिफरेंट होंगे। जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल दिखेगा, ये एक खास प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स का बना हुआ होता है, विच इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइडोग्लाइकन। यानी इनका सेल वॉल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल वॉल होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ a substance, a protein sugar complex which is known as peptidoglycans. पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, whereas जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स का सेल वॉल होता है, ये यूजुअली सेलुलोज का बना हुआ होता है। सो chemical composition of cell wall of prokaryotic cells and eukaryotic cells is different। यानी अगर आप केमिकली एनालाइज करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल को, ये खास सब्सटेंस का आपको बना हुआ दिखेगा जिसे कि हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स का जो सेल वॉल है, इट इज यूजुअली फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। जब हम आगे सेल वॉल को पढ़ेंगे एक खास एज एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर के दौर में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। यू विल हैव टू स्टडी अबाउट म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स, देयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। यहां पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये एक शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसका बना हुआ होता है यहां पे सेल वॉल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में इट इज ओनली फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। सो जहां तक सेल वॉल की बात है, ये भी दोनों सेल्स में डिफर करता है। नाउ कमिंग टू द बेसिक थिंग बिटवीन दीज सेल्स, इनमें बेसिक डिफरेंस किस मामले में होती है? अभी तक जितनी हमने इनके बारे में बात समझी, वो हमने यही समझा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में जो बेसिक फर्क है, वो बेसिक फर्क न्यूक्लियस का है, वो बेसिक फर्क न्यूक्लियस का है। तो आइए इस डिफरेंस को हम इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं। सो ये डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की, हम इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और इलाबरेट करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान की डिफरेंस को हम किसके बेस पे डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस के बेस पे हम और डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको एक आउटव्यू में बता दिया कि सेल वॉल में डिफरेंस है, सेल के साइज में डिफरेंस है, इट हैज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट हैज अ पोरली डेवलप्ड न्यूक्लियस। आइए इस बात को थोड़ा सा हम इलाबरेट करेंगे। ये अब हम अभी तक जो है छोटी लेवल पे बात कर रहे थे, उस लेवल पे बात कर रहे थे जो शायद अपनी क्लास 9th में भी पढ़ी थी। आप बात की लेवल को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्लास 11th लेवल तक लाते हैं। वी से इन प्रोकैरियोटिक सेल्स a typical nucleus is absent. A typical nucleus is absent. एक टिपिकल न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा इनमें। नाउ व्हाट इज अ टिपिकल न्यूक्लियस? एक टिपिकल न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जो सराउंडेड होता है बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप। हर एक जिसको हम टिपिकल न्यूक्लियस कहेंगे, एक टिपिकल न्यूक्लियस वो वाला न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवलप होता है और वो डबल लेयर्ड होता है। तो इसमें ऐसा टिपिकल न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक पिक्चर यहां पे बनाई दे रही हूं छोटी सी। ये मान लीजिए सेल है, ये टिपिकल न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द आपको न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियर एनवलप एक लेयर का नहीं, 2 लेयर होगा, डबल लेयर्ड होगा। और इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे न्यूक्लियोलस कहेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिन्हें कि हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस एक टिपिकल न्यूक्लियस कहलाएगा। जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात है, इनमें एक टिपिकल न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी इनके इर्द गिर्द आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा जो कि एक डबल लेयर्ड होगा। Whereas यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं, इनके अंदर आपको एक टिपिकल न्यूक्लियस मिलेगा। अ टिपिकल न्यूक्लियस इज सीन, अ टिपिकल न्यूक्लियस इज सीन। जब मैं कहती हूं कि टिपिकल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मैं इस न्यूक्लियस की बात करती हूं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो कि डबल लेयर्ड होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स आपको मिलेंगे। सो अ टिपिकल न्यूक्लियस इज सीन इन देम। नाउ इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, न्यूक्लियस के ही
स्पेक से हम सारी बात यहां पे करेंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही अपनी डिफरेंस को रोटेट करेंगे। अब देखिए, जब इनमें टिपिकल न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल कहां जाएगा? ऐसी सेल्स को अगर आप देखेंगे, मैं एक ऐसी सेल की आपको पिक्चर बनाई दे रही हूं, यहां पे एक रफ पिक्चर बनाई दे रही हूं। ये मान लीजिए आप, ये सेल है, इनका जेनेटिक मटेरियल आपको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मानिए इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये डायरेक्टली आपको न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मिलेगा, यानी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है इसके गिर्द गिर्द। आपको यूं लगेगा धागे का एक गुच्छा डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जेनेटिक या जीनोफोर कहेंगे। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। अब देखिए, जब टिपिकल न्यूक्लियस नहीं है उसका असर क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल है इन सेल्स में, दैट इज डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर्स हाईली कॉइल्ड स्टेट में कहां पे आपको मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो यहां पे हम लिखेंगे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर इज सीन, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर इज सीन। गौर कीजिएगा, मैं कह रही हूं स्पेसिफिकली यहां पे देखिए, बात सारी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। और मैं डिफरेंस को इसी के इर्द गिर्द समझाने की आपको कोशिश कर रही हूं। मैं आप स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया लेवल को ऊपर लेना है, क्लास 9 की नहीं, क्लास 11th लेवल की डिफरेंस की हमें बात करनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर इज सीन। अब न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या हुआ? व्हेन द न्यूक्लियर मटेरियल, व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, इट्स अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, वी कॉल इट अ न्यूक्लियोइड और अ जीनोफोर। लेकिन यहां पे क्या है? द जेनेटिक मटेरियल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। सो जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द न्यूक्लियस, इज इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोइड या जीनोफोर आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। तो हो गई एक डिफरेंस। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल डेंस बॉडी हमें देखने को मिलती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका कि राइबोसोमल आरएनए बनने में रोल है, जो कि आगे मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में समझाऊंगी। ये न्यूक्लियोलस वाला स्ट्रक्चर हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक टिपिकल न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, लिहाजा न्यूक्लियोलस इज नॉट सीन, न्यूक्लियोलस इज नॉट सीन। आपको न्यूक्लियोलस यहां देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस इज नॉट सीन। लेकिन यहां पे आपको ये न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। सो न्यूक्लियोलस is seen in a eukaryotic cell, while as a nucleolus is not seen inside a prokaryotic cell। तो आ गई आपकी न्यूक्लियस के हवाले से ही आपकी यहां पे दूसरी डिफरेंस आ गई। नाउ हियर हम कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, दैट इज नेकेड, दैट इज नेकेड। When I say naked, naked means इसके साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। When proteins are not associated with the DNA, such a DNA is called as naked DNA। ये जो खास प्रोटीन्स डीएनए के साथ एसोसिएशन में कभी कभी देखने को मिलते हैं, इन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपको इन सेल्स के डीएनए में नहीं देखने को मिलेंगे, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द डीएनए ऑफ दीज सेल्स, लिहाजा ऐसी सेल्स की डीएनए को हम नेकेड डीएनए कहेंगे। और जहां तक इन सेल्स का सवाल है, इनका डीएनए नेकेड नहीं है, यानी उसने पोशाक पहन रखी होती है अपने ऊपर। किसकी पोशाक पहन रखी होती है? इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स की। तो इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? इट इज नॉट अ नेकेड डीएनए, इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। सो देयर स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंस बहुत सारी हैं, और लेकिन घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा दूंगी दोबारा।
ताकि नेक्स्ट लेक्चर हम आसानी से पिकअप कर पाए। हम पढ़ रहे हैं इस वक्त डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और मैं न्यूक्लियस के हवाले से आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस को समझाने की कोशिश करवा रही हूं। और मैंने आपको अभी तक बताया कि इनमें टिपिकल न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, इनमें मिलता है। और इसी हवाले से हम इस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि इनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का नेकेड होता है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, और जब कि इनका डीएनए जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। सो this was for my lecture today, but before I leave, I request all of you to adopt COVID appropriate behavior. अपने आप को COVID appropriate behavior से सेफ रखिए, और वैक्सीनेशन जहां जहां पॉसिबल है, अगर आप एलिजिबल हैं आप कीजिए, आपके एल्डर्स को इसके बारे में बताइए। और अगर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, लुबना जीलानी बट LUBNAJEELANIBHAT या आप मुझे मेरे फोन नंबर 600-552-4036, I repeat 600-552-4036 पे कॉल कर सकते हैं। So till my next lecture, stay home, stay safe, Allah Hafiz.